आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग में लाई हूँ अपनी प्रेगनेंसी की जो अल्ट्रासाउंड होते हैं उसके एक यूएसजी रिपोर्ट के ऊपर, जो कि मेरा हुआ था 27 वीक की यूएसजी रिपोर्ट है ये। तो 27 वीक में मेरा ये अल्ट्रासाउंड हुआ था। इससे पहले जो मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था वो हुआ था 18 वीक में। 18 वीक 6 डेज में मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था और वो था मेरा एनोमली स्कैन। तो जो एनोमली स्कैन होता है वो 17 टू 21 या 22 वीक्स तक हम करा सकते हैं। उसके बाद सीधा हमारा एक ग्रोथ स्कैन होता है जो होता है 27 टू 32 वीक्स के आसपास। आप इसको कभी भी करा सकते हैं। तो जो एनोमली स्कैन होता है उसमें जो डॉक्टर होते हैं, बच्चे में कोई एबनॉर्मलिटीज़ या कोई एनोमलीज सी नहीं हो रही है, डॉक्टर ये चीज़ देखते हैं। और उसके बाद जो ग्रोथ स्कैन होता है, ग्रोथ स्कैन में देखा जाता है कि बच्चे की ग्रोथ क्या है, उसका वेट क्या है, वो सही से वेट उसका वजन बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, और बच्चे की मतलब पोजीशन क्या है, किस पोजीशन में है वो, उसकी प्रेजेंटेशन क्या है, सिफेलिक प्रेजेंटेशन है या ब्रीच प्रेजेंटेशन है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें देखी जाती है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, डीपली नहीं जाया जाता। तो अपने रिपोर्ट यह है मेरी 27 वीक की ग्रोथ स्कैन की रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट में क्या क्या लिखा है मैं आप सबको वीडियो के थ्रू बताती हूँ। तो गाइस ये है मेरी ग्रोथ स्कैन की रिपोर्ट जो कि हुआ था मेरा 27 वीक्स में। तो इसमें ये डिटेल्स दे रखी है, ये सिर्फ सिंगल पेज है। तो ये सिंगल पेज में ही जो डिटेल्स दे रखी हैं बस उतनी ही है। तो ऊपर दे रखी है मेरी पर्सनल डिटेल्स, और यहाँ जो फर्स्ट लाइन में लिख रखा है, स्कैन सो सिंगल इंट्रायूटेरियन फेटस विथ सिफेलिक प्रेजेंटेशन। तो इसका मतलब है कि स्कैनिंग के टाइम पे जो फेटस था वो सिंगल था, क्योंकि मेरा सिंगल बेबी था तो सिंगल फेटस लिखा आया था, और वो यूट्रस में है विथ सिफेलिक प्रेजेंटेशन। मतलब जब ये स्कैन हुआ था तो उस समय बच्चे की जो प्रेजेंटेशन थी वो सिफेलिक थी। और सिफेलिक क्या होती है? सिफेलिक प्रेजेंटेशन होती है कि उसमें क्या होता है, बच्चे का सर जो होता है नीचे की साइड होता है, और बच्चे के जो फीट में पैर जो होते हैं वो ऊपर की तरफ होते हैं। जब यूएसजी में सिफेलिक प्रेजेंटेशन शो होती है, डेट मीन्स नॉर्मल डिलीवरी के चांस ज़्यादा हैं और जो रिस्क होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। बट किसी किसी फीमेल की प्रेगनेंसी में कई बार ब्रीच पोजीशन भी लिखी आ जाती है। उसमें क्या होता है कि बच्चा क्या है, उल्टा हो जाता है। मतलब बच्चे का जो सर होता है वो ऊपर होता है और जो बच्चे के फीट होते हैं वो नीचे की साइड होते हैं। तो ब्रीच पोजीशन अगर डिलीवरी के टाइम तक चेंज हो जाती है तो ठीक है, अदरवाइज डॉक्टर जो होते हैं सी सेक्शन रिकमेंड करते हैं। तो मेरी यूएसजी की रिपोर्ट में सिफेलिक प्रेजेंटेशन थी जो कि बिल्कुल नॉर्मल थी। का मतलब है fetal heart and aortic pulsation and limb and body movement seen under real time scanning and appear normal, FHR 142 beat per minute। तो गाइस इस लाइन का मतलब है कि जब स्कैनिंग हो रही थी, स्कैनिंग के टाइम पे जो फेटल का हार्ट था एंड आयोटिक पल्सेशन जो कि हार्ट से ही रिलेट करता है, एंड लिम्ब जो बच्चों के ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि हाथ पैर, उनकी फिंगर्स वगैरह, और बॉडी मूवमेंट जो बच्चे की बॉडी की मूवमेंट थी, स्कैनिंग के टाइम पे सब कुछ नॉर्मल थी। एंड जो बच्चे की फेटल हार्ट रेट था वो 142 बीट पर मिनट था, तो ये भी नॉर्मल था। तो और प्लेसेंटा इस पोस्चर एंड इन अपर पार्ट। तो प्लेसेंटा की पोजीशन मेरी पोस्चर थी। जब लास्ट मेरा एनोमली स्कैन हुआ था तो उस टाइम पे भी प्लेसेंटा की पोजीशन मेरी पोस्चर थी। तो प्लेसेंटा जो होते हैं उनकी पोजीशन 2 होती है, एक पोस्चर, एक होती है एंटीरियर। तो फ्रेंड लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो पोस्चर प्लेसेंटा होता है वो जब यूट्रस के बैक साइड में होता है, मतलब जो प्लेसेंटा होता है यूट्रस के बैक साइड में होता है, डेट इज़ कॉल्ड पोस्चर प्लेसेंटा। एंड व्हेन द प्लेसेंटा अटैच फ्रंट ऑफ द यूट्रस डेट इज़ कॉल्ड एंटीरियर प्लेसेंटा। तो दोनों का कुछ खास फ़र्क नहीं है, बट इतना है कि जो पोस्चर प्लेसेंटा होता है उसमें बेबी की मूवमेंट जो होती है आपको जल्दी फील होती है, क्योंकि जो प्लेसेंटा होता है वो यूट्रस के बैक में होता है। एंड एंटीरियर प्लेसेंटा वालों को क्या होता है कि उनको बेबी की मूवमेंट्स थोड़ी सी लेट पता चलती है, क्योंकि इसमें जो प्लेसेंटा होता है वो यूट्रस के फ्रंट में होता है, इसलिए बेबी की मूवमेंट उनको बहुत ही लेट पता चलती है। तो और कुछ इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा। नेक्स्ट है
रेट्रो प्लेसेंटल एरिया इज़ क्लियर। तो इसका मतलब होता है जब मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे जब हमें कभी कभी इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है तो उससे क्या होता है कि यूट्रस और जो प्लेसेंटा होता है हमारा, तो यूट्रस एंड प्लेसेंटा के बीच में जो होते हैं कभी कभी क्लॉट्स बन जाते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है, जब डॉक्टर होते हैं उनको वो चीज़ दिख जाती है तो डॉक्टर से क्या है हमें कंसर्न करना होता है, डॉक्टर हमको ये सब चीज़ के बारे में बता देते हैं। तो इसमें जब मेरा यूएसजी हुआ था तो उसमें रेट्रो प्लेसेंटा एरिया क्लियर था क्योंकि यूट्रस एंड प्लेसेंटा के बीच में कोई क्लॉट नहीं था, इसलिए तो रेट्रो प्लेसेंटा एरिया क्लियर था, मतलब ये नॉर्मल था मेरा। नेक्स्ट लाइन में दे रखा है प्लेसेंटा शो ग्रेड सेकंड चेंजेस। तो इसमें क्या था, प्लेसेंटा की जो मेच्योरिटी थी 27 वीक में मेरी प्लेसेंटा की मेच्योरिटी सेकंड ग्रेड हो गई थी। इसका मतलब होता है जो हमारा प्लेसेंटा है अगर उसकी मेच्योरिटी अगर सेकंड हो गई है, डैट मीन्स जो हमारा प्लेसेंटा है वो एकदम मेच्योर हो गया है। तो इसमें कई लोग जो घबरा जाते हैं प्लेसेंटा की मेच्योरिटी 1 से सेकंड हो गई है, तो ऐसा कुछ नहीं है गाइस, ये बिल्कुल नॉर्मल है क्योंकि जैसे जैसे हमारे वीक्स बढ़ जाते हैं, डिलीवरी टाइम जैसे थर्ड ट्राइमेस्टर हमारा स्टार्ट हो जाता है तो प्लेसेंटा की मेच्योरिटी भी सेकंड और थर्ड तक पहुंच जाती है। तो मेरी 27 वीक में ये मेच्योरिटी सेकंड ग्रेड तक पहुंच गई थी। नेक्स्ट लाइन है नो कॉन्जेनिटल विसरल और क्रैनियोस्पाइनल एनामोली सीन। तो इस लाइन का मतलब है कि जब बच्चा डिलीवर होगा तो उसमें कोई भी मतलब एबनॉर्मलिटीज़ नहीं होगी, कोई भी जेनेटिक बीमारी नहीं होगी और कोई भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ होती है वो नहीं होगी। मतलब बच्चे के सारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो सही से काम करेंगे और बच्चा, जैसे कई बच्चे होते हैं अंधे होते हैं, बट इसमें लिखा है कि कोई भी प्रॉब्लम एनामोली से नहीं है। तो मतलब बच्चा सही से देख पाएगा, सही से सुन पाएगा, सही से बोल पाएगा, सारे ऑर्गन्स बच्चे के सारे जो डाइजेशन सिस्टम होता है सब प्रॉपरली वर्क करेंगे। तो इस लाइन का मतलब यही था नो कॉन्जेनिटल विसर और क्रैनियो स्पाइनल एनामोली सीन की बच्चे में कोई भी एबनॉर्मलिटी सीन नहीं हुई है। नेक्स्ट है एमनियोटिक फ्लूइड इज़ एडिक्वेट AFI 12.2 सेंटीमीटर्स। तो जो एमनियोटिक फ्लूइड था मेरा वो था 12.2 सेंटीमीटर। उसकी क्वांटिटी भी नॉर्मल रेंज जो होती है बेसिकली 8 सेंटीमीटर होती है, उससे ऊपर ही होनी चाहिए। 8 सेंटीमीटर से डॉक्टर ने कहा था कि 8 सेंटीमीटर से नीचे का लेवल वो नहीं आना चाहिए। तो उस समय मेरी जो थी 12.2 थी, तो बिल्कुल नॉर्मल थी। और तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि आपको ज़्यादा क्वांटिटी में पानी पीना चाहिए, लिक्विड आइटम्स मतलब लेने चाहिए। अगला है इंटरनल ओवाइस इज क्लोज्ड, सर्विकल लेंथ इज एडुकेट। तो गाइस इस लाइन का मतलब है 27 वीक में जब मेरा ये ग्रोथ स्कैन हुआ था तो उस टाइम पे बच्चेदानी का मुंह बंद था और सर्विकल लेंथ जो थी एडुकेट थी, मतलब नॉर्मल थी। तो समटाइम्स किसी की सर्विक्स क्या होती है छोटी होती है, तो ऐसे केस में क्या होता है कभी कभी सर्विक्स का मुंह जो होता है टाइम से पहले खुल जाता है। तो ऐसे केस में डिलीवरी जो होती है डिलीवरी टाइम से पहले ही होने के चांस बन जाते हैं। तो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए ऐसे केस में डॉक्टर क्या करते हैं कि पेशेंट को स्टिचेस मतलब उनके सर्विक्स में स्टिचेस लगा देते हैं। वैसे तो नॉर्मली एक स्टिचेस लगता है, तो डॉक्टर उस प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए ताकि टाइम से पहले डिलीवरी ना हो, तो इसलिए सर्विक्स में क्या है स्टिचेस लगा देते हैं और स्टिचेस लगाने के साथ ही पेशेंट को बेड रेस्ट की एडवाइस भी करते हैं। क्योंकि अगर जब स्टिचेस लग जाते हैं और उसके बाद भी अगर हम डेली रूटीन वर्क चालू रखते हैं तो ऐसे क्या होता है वो स्टिचेस ओपन हो जाते हैं और हमें ब्लीडिंग चालू हो जाती है और रिस्क काफ़ी बन जाते हैं। तो इसलिए हमें जब स्टिचेस लगते हैं तो उसके साथ हमें डॉक्टर की एडवाइस ही फॉलो करनी चाहिए। डैट मीन्स हमें पूरा बेड रेस्ट लेना चाहिए। तो इस लाइन का मतलब यही था। उसके बाद कुछ पैरामीटर ये दिए हुए हैं जिसमें बायपैरेटल डायमीटर BPD दे रखा है, फेमर लेंथ दे रखी है, एब्डोमिनल सर्कम्फ्रेंस दिया है और बच्चे का वेट वगैरह ये सब बता रखा है।
तो सबसे पहले मैं आपको पीपीटी के बारे में बताऊंगी। वैसे तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी इन सब चीज़ों के बारे में बताया हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार और मैं बता देती हूँ आप सबको। पीपीटी क्या होती है? बेसिकली यूएसजी के टाइम पर मतलब हमें अपने बच्चे के बारे में कई चीज़ें पता चलती है, जैसे कि बेबी की पीपीटी, फेमर लेंथ, एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस। तो बीपीटी क्या होती है मैं बताती हूँ। बीपीटी को बायपैरेटल डायमीटर, इसमें बच्चे के सर को मापा जाता है, मतलब एक पैरेटल से दूसरे पैरेटल के डिस्टेंस को हम बीपीटी कहते हैं। तो मतलब इसमें बच्चे का जो होता है सर का मेज़रमेंट किया जाता है। नेक्स्ट है फेमर लेंथ। तो इसमें क्या होता है, जब बच्चे की जो जांघ की हड्डी होती है उसको मेज़र कहते हैं। तो जब उसको मेज़र करते हैं तो उसे हम फेमर लेंथ ही कहते हैं। उसके बाद है एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस। इसका मतलब है जब बच्चे की पेट की गोलाई को चारों साइड से मेज़र करते हैं उसे एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस कहते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में दे रखा है बच्चे का वेट। तो 27 वीक्स 5 डेज़ में जब ये मेरा यूएसजी हुआ था, ग्रोथ स्कैन हुआ था, तो उस टाइम पे जो बच्चे का वेट था वो था 1 किलो 151 ग्राम, मतलब 1 केजी के आसपास वेट था। और जो मैच्योरिटी थी 27 वीक 5 डेज़ की प्रेगनेंसी थी। एलएमपी जो थी मेरी 18 नवंबर थी। और यूएसजी के अकॉर्डिंग दे रखी है जो एस्टिमेटेड ड्यू डेट है वो है 25 अगस्त। तो ये सब चीज़ें इसमें दे रखी थी, डिटेल्स वगैरह। उसके बाद लास्ट में दिया है इम्प्रेशन में देखा है सिंगल लाइफ फेटस ऑफ 27 वीक 5 डेज़ मैच्योरिटी। तो इसमें है अगर सिंगल फेटस था तो सिंगल लाइफ फेटस है, मतलब ज़िंदा बच्चा है। और 27 वीक 5 डेज़ की मेरी प्रेगनेंसी है, जो उसकी मैच्योरिटी है मेरी प्रेगनेंसी वो 27 वीक 5 डेज़ की है। तो ये सब चीज़ें दे रखी थी ग्रोथ स्कैन में, और ये सब चीज़ें ही दी जाती हैं, इसके अलावा ज़्यादा नहीं देखा जाता। तो ये कुछ पिक्चर हैं जो कि ग्रोथ स्कैन के टाइम पे इस तरीके से पिक्चर्स आई थी, तो इसमें भी कुछ पता नहीं चल रहा था। ये बच्चे का हेड है, तो ये पिक्चर है जिसमें हम बीपीडी, फेमर लेंथ ये सब मेज़रमेंट होती है, तो वही पिक्चर्स ये होती हैं। तो गाइस ये थी मेरी यूएसजी 27 वीक 5 डेज़ की रिपोर्ट। तो ऐसा इस टाइम पे क्या होता है, बच्चे की मूवमेंट पहले से काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि मुझे 27 वीक के आसपास मतलब काफ़ी मूवमेंट फील होती थी उस वक्त पे। उससे पहले भी होती थी, बट उस टाइम 27 वीक में वो मूवमेंट काफ़ी बढ़ गई थी। और जब 8 मंथ शुरू हो गया था मेरा, तो 8 मंथ शुरू होते ही तो बेबी की मूवमेंट थोड़ी थोड़ी कम होनी शुरू हो गई थी। डिलीवरी टाइम तक फील होती थी, मतलब 5-6 बार एक दिन में हो जाती थी, बट 27 वीक के आसपास जब ये मूवमेंट जितनी मुझे फील होती थी उससे थोड़ा सा कम होती थी। तो अगर बच्चे की मूवमेंट पहले से कम फील होती है किसी किसी लेडीज़ को, तो उसमें घबराने वाली कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा ग्रोथ करता है उसके लिए जो स्पेस होता है वो भी कम पड़ता जाता है। इस वजह से मूवमेंट जो होती है हमें कम फील होने लगती है। तो गाइस आशा करती हूँ आज की ये वीडियो आप सबके लिए यूज़फुल रहेगी एंड हेल्पफुल भी रहेगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, एंड मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूएसजी रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें, एंड आपकी साइड से कोई सजेशन या क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ टाइप कीजिए। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।